हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 जो कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, उनके लिए रीजनिंग की बेस्ट क्लास। तो आज हम सॉल्व करेंगे 27 नवंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर आया था वही बिल्कुल सेम पेपर हम आपके लिए आज लेके आए हैं। तो आज वाली क्लास में 30 क्वेश्चन है और आप देखते हैं 30 में से 30 कर पाते हैं या फिर नहीं। जितने भी क्वेश्चन आप कर पाएँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और साथ में आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लास्ट में आपने क्या स्कोर किया वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी कि बाएं से स्टार्ट करके गिनती आप कहां तक करोगे? दाहिनी तरफ। ये कह रहा है ऐसे कितने विषम अंक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को जल्दी अगर सोल्व करना है तो आप कुछ इस तरीके से लिख लिया करो, जैसे कि ऐसे कितने विषम अंक है, यानी कि आपको बताना है ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक, यानी इस विषम के ठीक पहले क्या आएगा? एक सम अंक, और ठीक बाद एक विषम अंक, यानी विषम अंक के ठीक बाद में भी क्या आएगा? एक विषम अंक। तो आपको ऐसा पेयर देखना है 3 अंकों का जिसमें एक तो सम संख्या हो और 2 क्या हो? विषम संख्या। यहां देखो ये है विषम, लेकिन हमें पहले क्या चाहिए? सम। सम फिर सम दे रखा है, हमें चाहिए जी एक सम और 2 विषम, यानी कि पहला पेयर तो ये रहा। फिर देखो एक सम और 2 विषम, यानी दूसरा पेयर ये रहा। एक सम और 2 विषम, तो यानी कि ये तीसरा पेयर। फिर एक सम, दोबारा सम, और फिर भी सम संख्या आ गई, एक विषम दे रखा है, लेकिन अगले अंक जो है वो एक विषम अंक है। अच्छा, सम के बाद में 2 लगातार विषम अंक आपको फिर दे रखे हैं। यहाँ देखो भी सम अंक के बाद में 2 विषम तो नहीं दे रखे, ठीक है। सम के बाद में फिर 2 विषम नहीं है, तो यानी कि इतने ही पेयर बनेंगे। कितने? 1 2 3 और 4। तो अब आपका आंसर क्या होगा? डी, यानी 3 से अधिक। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 7। और 7 व्यक्तियों के लिए आप डायग्राम बना लो गोल सर्किल। 1 2 3 4 5 6 और 7। मेरा मानना है आप 2 डायग्राम बनाओ। अगर उस एक से आपका आंसर गलत आता है तो आपका आंसर एक से क्या होगा? सही। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जो 7 व्यक्ति बैठे थे वो सारे के सारे व्यक्ति कहाँ देख रहे थे? केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे। आप भी इन सब का फेस कहाँ कर दोगे? केंद्र की ओर, यानी ये केंद्र है और इन सब का फेस कहाँ पे है? केंद्र की ओर। अगर आउटसाइड बोलते, बाहर की ओर बोलते, तो आप फेस बाहर की तरफ कर देते। अब पहली लाइन में कह रहा है ई जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। देखो भी पहला व्यक्ति आप यहाँ नीचे की तरफ बिठाओगे। अब जी का जो दायां होगा वो इस तरफ होगा। जी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन बैठा है? ई। सेम काम यहाँ करोगे, जी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन बैठा है? ई। फिर कहता है ए ई के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, ए जो है वो ई के दाएं, यानी ई का दायां होगा इस तरफ। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन बैठा है? ए। ई के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? ए। अब अगली लाइन में पढ़ते हैं जी। अगली लाइन में कह रहा है डी बी और ए का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, डी जो है वो किसका निकटतम पड़ोसी है? ए और बी का। ए ये बैठा, यहाँ अगर मैं डी को बिठाऊं तो यहाँ कौन बैठेगा? बी। क्या ए और बी का निकटतम पड़ोसी डी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल है जी। ए और बी का निकटतम पड़ोसी कौन हो गया? डी। अभी तक दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम है। फिर अगले लाइन में कहता है सी एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब देखो 2 ही व्यक्ति रह गए, सी और एफ, तो आप उन दोनों को यहाँ बिठाओगे। मान लो जी यहाँ सी बैठा है और यहाँ कौन बैठा है? एफ, या फिर यहाँ एफ बैठा है और यहाँ कौन बैठा है? सी। इसने कहा एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है? सी। ये देखो यहाँ तो एफ के ठीक बाएं बैठा है सी, यानी ये डायग्राम क्या है? गलत। और यहाँ एफ के ठीक दाएं बैठा है कौन? सी। ये डायग्राम क्या हो गया? सही। तो क्वेश्चन पूछा है बी के बाईं ओर से गिने जाने पर एफ और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? बी ये रहा, बी का बायां किस तरफ होगा? बी का बायां होगा इस तरफ, और ये होगा बी का दायां। तो बी के बाएं एफ और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 1 2। कितने व्यक्ति हैं? 2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह, जैसे ये पहला अक्षर समूह दे रखा है, दूसरा अक्षर समूह, तीसरा अक्षर समूह और चौथा अक्षर समूह में से 3 किसी न किसी तरह से समान है, यानी कि इनमें से चारों में से 3 तो सेम होंगे और एक क्या होगा? अलग। जो अलग होगा वो हमें बताना है। कह रहा है जी कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है।
तो ई बी जेड, हाँ जी ई बी जेड, ई का नंबर क्या होता है 5, बी का नंबर 2, जेड का नंबर 26। अगला ऑप्शन जो था वो दे रखा था एच ई सी, एच ई सी, आप इनकी नंबरिंग कर लो, उससे क्या होता है आपका काम आसान हो जाएगा, है ना, और गिनती में हम थोड़ा जल्दी आंसर दे पाते हैं। एच का नंबर 8, ई का नंबर 5, सी का नंबर 3। फिर देखो डी बी वाई, यानी ऑप्शन नंबर 3 है डी बी वाई, डी का नंबर क्या है 4, बी का नंबर 2 और वाई का नंबर 25। अगला ऑप्शन लास्ट ऑप्शन जिसमें कह रहा है जेड डब्ल्यू यू, हाँ जी जेड डब्ल्यू यू, जेड का नंबर होता है 26, डब्ल्यू का नंबर होता है 23 और यू का नंबर 21। अब चेक करते हैं पहले और दूसरे अल्फाबेट में क्या फर्क आया। जैसे 5 में से 5 में से 3 माइनस किए तो क्या आया 2, 8 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5, वैसे ही 4 में से माइनस करोगे 2 तो क्या आएगा 2, लेकिन 26 में से जब आप 3 माइनस करते हो तो क्या आता है 23। पहला, दूसरा और चौथा, इनमें अभी तक सेम काम है, लेकिन यहां पर जो है अलग, तो ये क्या हो गया हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अलग। अब ये 2 से आप 26 पर जा रहे हो, कितने माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो 2, क्योंकि 26 लास्ट लेटर होता है, 26 के बाद में आता है ए और ए के बाद में आता है बी, यानी कि 26 1 और 2, तो कितने माइनस किए 1 और 1 2। यहाँ देखो जी 5 में से कितने माइनस किए 3 पे जाने के लिए 2 माइनस किए, फिर यहाँ कितने माइनस किए 3 और यहाँ कितने माइनस किए 2। अभी भी पहले दूसरे और चौथे में सेम लॉजिक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस कर रहे हो 3 और यहाँ माइनस कर रहे हो 2, लेकिन ये उल्टा कर दिया है ना, क्योंकि बाकियों में तो -3 फिर -2 -3 -2 -3 और -2, लेकिन यहाँ -2 -3 कर रहे हो, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 26, 42, 58, 74 और 90, और यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो हमें बताना है। अच्छा 26 और 42 के बीच का अंतर कितना होता है, 12 में से 6 माइनस किए तो 6, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 2 गए 6, 5 में से 4 गए 1, 14 माइनस 8 करोगे तो 6 और 6 में से 5 1, हाँ जी 74 में 16 प्लस करोगे कितना आएगा 90। अब देखो भी यहाँ भी 16 प्लस कर रहे हो 26 में, फिर 42 में 16 प्लस कर रहे हो 58, 58 प्लस 16 होता है 74 और 74 प्लस 16 होता है 90, तो फिर 90 प्लस 16 कितना होगा 106, जो कि हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। नंबर सीरीज में आप सबसे पहला लॉजिक लगाओगे गैप चेक करने का, और लगभग क्वेश्चनों के आंसर आपके गैप से ही आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अच्छा पहले हम चेक कर लेते हैं इन संख्याओं को, है ना, ये जो अंक आए हैं वो कैसे हैं। 10 के बाद में क्या आता है 11, और 11 के बाद में 12, 12 के बाद 13, और 13 के बाद में फिर अगला अंक क्या आना चाहिए 14। लो भाई यहाँ पे 4 ऑप्शनों में ही 14 दे रखा है, तो हम चेक करेंगे अल्फाबेट को JSF, उसके बाद में LUH, उसके बाद दे रखा है NWJ, और लास्ट में दिया हुआ है PYL, और यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले आप इनकी नंबरिंग कर लो। जैसे J का नंबर क्या होता है 10, L 11, सॉरी L का नंबर क्या होता है 12, और N का नंबर होता है 14, और P का नंबर क्या होता है 16। अच्छा 10 से 12 पर जा रहे हो कितने प्लस किए 2, फिर 12 से 14 पर जा रहे हो कितने प्लस किए 2, 14 से 16 पर जा रहे हो तो कितने प्लस कर रहे हो 2, तो 16 प्लस 2 कितना होता है 18, यानी 18 पे क्या आता है R। ये हमें दे रखा है केवल ऑप्शन नंबर बी और डी में, तो यानी कि सी हमारा आंसर नहीं होगा, ए भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब चेक करते हैं अगला अल्फाबेट। एस का नंबर 19, और यू का नंबर 21, डब्ल्यू 23, वाई 25। हाँ जी 19 से 21 पर गए कितना प्लस किया 2, और 21 से 23 पर जब जाते हो कितना प्लस करते हो 2, फिर 23 प्लस 2 होता है 25, और 25 प्लस 2 क्या होता है, देखो भी 25 के बाद में आता है 26, 26 के बाद में आता है 27, यानी कि 25 पे आता है वाई, 26 पे आता है जेड, और उसके बाद में आएगा ए, तो 25 और 2 होता है 27, यानी कि ए, जिसका नंबर आप क्या बोल सकते हो 1, तो यहाँ क्या आएगा ए। और ये हमें केवल ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि यहाँ तो दे रखा है बी, हमें चाहिए क्या ए। लो भाई ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ लिखा गया है SIF, फिर दे रखा है QGD, उसके बाद में OEB और MCZ, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले सब में पहला अल्फाबेट चेक करो। S का नंबर 19, Q का नंबर 17, O 15, M 13, और आप इनकी नंबरिंग कर लिया करो, उससे काम बहुत आसान होता है।
जैसे 19 में से 2 कम किया 17, 17 में से 2 कम किया 15, 15 में से 2 कम किया 13, और 13 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो 11, और 11 पे क्या आता है के, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब बात करते हैं सेकंड अल्फ़ाबेट की। सब के अंदर आई का नंबर 9, जी का नंबर 7, ई 5, सी 3, यानी 9 माइनस 2 होता है 7, 7 माइनस 2 होता है 5, और 5 माइनस 2 होता है 3। वैसे ही 3 माइनस 2 क्या होगा 1, तो 1 पे आता है ए। अभी दोनों में ए दे रखा है। अब चेक करेंगे लास्ट अल्फ़ाबेट। एफ का नंबर 6, डी का नंबर 4, बी का नंबर 2, जेड का नंबर 26। 6 में से जब आप 2 माइनस करते हो तो 4, 4 में से आप 2 माइनस करते हो तो 2, और 2 में से जब 2 माइनस करोगे तो 0, यानी कि लास्ट अल्फ़ाबेट जो कि जेड, यानी कि 26। 26 में से फिर 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 24, और 24 पे क्या आता है 24 पे आता है एक्स, यानी के ए एक्स जो है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला, यानी आपको ये एक सीरीज दी गई है जिसमें संख्याएं दे रखी है और प्रतीक आपको दे रखे हैं, का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं। चलो इसको जल्दी करने का तरीका ये है जी, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, यानी संख्या के ठीक पहले भी क्या आएगी एक संख्या, और ठीक बाद एक प्रतीक है। यहाँ क्या आएगा प्रतीक, यानी आपको 3 ऐसे वर्ड एक साथ देखने हैं जहां लिखा हो अंक, फिर लिखा हो एक अंक, और उसके बाद में क्या हो एक सिंबल, यानी कि एक प्रतीक। तो 2 लगातार अंक चाहिए और एक क्या चाहिए प्रतीक। यहाँ देखो भी अंक और प्रतीक दे रखा है, लेकिन हमें तो 2 लगातार अंक चाहिए, जैसे संख्या संख्या प्रतीक, फिर 2 लगातार संख्याएं देखो, 2 लगातार संख्या ये रही। अच्छा नहीं है भाई, एक ही संख्या है, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 1। केवल ये एक पेयर ही बन रहा है, क्योंकि संख्या संख्या और प्रतीक हमें चाहिए, संख्या संख्या और प्रतीक। उसके बाद बाकी सारे के सारे सिंबल आपको दे रखे हैं, फिर एक अंक दे रखा है, एक प्रतीक, अंक प्रतीक, अंक प्रतीक, अंक प्रतीक, इस तरीके से। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित तरीके से EQ9 का संबंध -4 से है। अच्छा EQ का जो रिलेशन है वो किससे है HL-4 से, EQ9। उसके बाद में दे रखा है उसी तरीके से MR13 का जो रिलेशन है वो है PM0 से, और आपसे पूछा है उसी तर्क का अनुसरण करते हुए MU19 का संबंध किससे होगा। हमें बताना है MU19 का रिलेशन किसके साथ में होगा। तो सबसे पहले आप पहला अल्फाबेट देखो, इसमें क्या है ई का नंबर होता है 5, और यहाँ पहला अल्फाबेट है एच का नंबर क्या होता है 8। तो 5 + 3 कितना होता है 8। क्यू का नंबर होता है 17, एल का नंबर क्या होता है 12, 17 - 5 क्या होता है 12। अब चेक करते हैं इसमें, एम का नंबर 13, आर 18, पी 16, एम 13। हाँ जी 13 में कितने प्लस कर रहे हो 13 + 3 होता है 16। 18 में से कितने माइनस कर रहे हो 18 में से माइनस कर रहे हो 5। यहाँ +3 किए फिर -5 किए, यहाँ +3 किए फिर -5, तो आप सेम काम यहाँ करोगे। एम का नंबर 13, यू का नंबर 21, तो 13 + 3 कितना होता है 16, और 21 - 5 कितना होता है 21 - 5 भी होता है 16, यानी 16 पे क्या आएगा पी और पी। तो जो कि हमें केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। अब देखते हैं ये -4 कैसे है 9 से। अच्छा जब आप 9 में से 13 माइनस करते हो तो कितना आता है -4। वैसे ही 13 में से जब आप 13 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0, और जब 19 में से 13 माइनस करोगे तो क्या आएगा 6, यानी P6 क्या होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक पासे के फलकों पर A B C D E और F अक्षर अंकित है। नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां आपको एक ही पासे की 2 स्थितियां आपको दी गई है। पूछा है फलक C के अपोजिट कौन सी फलक होगी। हाँ जी एक पासे की जो गुट्टी थी आपने उसको पहली बार फेंका तो ये डायग्राम बना, जब दूसरी बार फेंका तो ये डायग्राम बना। अब मैंने आपको डाइस टॉपिक के अंदर बताया था अभी किन्हीं 2 डब्बों में जब आपको 2 अलग अलग डब्बे दे रखे हो तो आपको ऐसा अल्फाबेट देखना है या ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों में क्या है कॉमन। यहाँ पे देखो आप F दिखाई दे रहा है सबको, और यहाँ भी क्या कॉमन है F। तो आपने क्या काम करना है, पहले का जो F है वो ऊपर लिख दो और दूसरे डब्बे का जो F है वो उसके ठीक नीचे लिखो। अब देखो भी F के बाद में आपको चलना है घड़ी की सुई की दिशा में, यानी F के बाद में क्या आता है D, और D के बाद में क्या आएगा E।
यानी डी के बाद में क्या आएगा ई। सेम काम यहाँ करोगे, एफ के बाद में क्या आएगा बी, और बी के बाद में क्या आएगा ए। तो अब यहाँ जो है ई, इसका अपोजिट क्या होगा ए, और जो डी है उसका अपोजिट क्या होगा बी। आपसे पूछा था फलक सी के अपोजिट, यहाँ पर सी नाम अभी गायब है, और एफ जो है वो कितनी बार आ रखा है 2 बार, तो इन एफ का जो अपोजिट है वो क्या होगा सी होगा। इस एफ का अपोजिट भी सी होगा और इस एफ का अपोजिट भी क्या होगा सी। तो सी का अपोजिट क्या होगा फिर एफ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता हो। कमरा, घर और शर्ट। देखो भी शर्ट तो अलग चीज होती है, शर्ट जो हम पहनते हैं वो होगी, घर अलग होता है, कमरा भी एक अलग चीज होती है ना। लेकिन शर्ट का रिलेशन ना तो घर के साथ है ना ही कमरे के साथ, तो शर्ट का डायग्राम तो अलग बनेगा। जैसे इसमें मान लो जी ये शर्ट दे रखी है, और इसमें अलग जैसे कि ये शर्ट दे रखी है, यहाँ पर भी ये शर्ट दे रखी है, लेकिन शर्ट यहाँ तो बिल्कुल गलत है। अभी कुछ कमरे शर्ट होंगे या कुछ घर शर्ट होंगे, तो ये डायग्राम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखते हैं जी इन तीनों में से बेस्ट डायग्राम कौन सा है। कमरा, घर, अगर मैं मान लेता हूं जी सारे के सारे कमरे जो हैं वो किसके अंदर होते हैं घरों के अंदर, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है भी सारे कमरे ही घरों के अंदर होंगे। केवल कई बार एक अलग सिंगल कमरा भी होता है किसी किसी के पास में, जरूरी तो नहीं है जी वो घर के अंदर हो। आपने बहुत जगह देखे होंगे यूं रूम बने हुए होते हैं, सिंगल रूम है ना, अलग अलग रूम, वो घर में तो नहीं होते। यानी सारे कमरे कहाँ नहीं होते घरों के अंदर, कुछ कमरे क्या हो सकते हैं घर के अंदर हो सकते हैं ना। जैसे कि ये वाला डायग्राम किसका है घर का, यानी सारा घर क्या है कमरा, ऐसा तो आप नहीं बोलोगे। यानी सारा का सारा जो कमरा है वो क्या होगा घर। क्या सारा कमरा घर होता है? नहीं। अब घर में तो बहुत सारी चीजें होती है, किचन भी होती है ना, गेस्ट रूम भी होता है, अलग अलग चीजें होती है ना। तो सारा का सारा जो कमरा होता है वो घर नहीं हो सकता। यानी कुछ कमरा, ये क्या है कमरा। अब मैंने कहा जी कुछ कमरे क्या होते हैं घर, और कुछ घर क्या होते हैं कमरे, क्योंकि अगर किसी का सिंगल रूम है, केवल एक ही रूम है, तो उसको वो घर ही बोलेगा, और बहुत सारे अलग अलग कमरे हैं तो उनको भी क्या बोलोगे घर ही बोलोगे। लेकिन सारे कमरे तो घर नहीं हो सकते, कुछ कमरे क्या हो सकते हैं घर हो सकते हैं। और शर्ट का रिलेशन तो ना तो कमरे के साथ होगा और ना ही घर के साथ में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का बेस्ट डायग्राम है। ये क्या होगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। यहाँ कथन में कहा गया है सभी पेन वॉक है, यानी सारे के सारे जो पेन है वो किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे वॉक के अंदर। फिर कह रहा है सभी कोल्ड्रन, कोल्ड्रन क्या है वॉक, अच्छा सारे के सारे जो कोल्ड्रन है वो भी किसके अंदर आएंगे, वो भी आएंगे वॉक के अंदर। लेकिन कोल्ड्रन और पेन का कोई रिलेशन नहीं है। फिर कह रहा है जी कुछ पेन कोल्ड्रन है, देखो भी मैंने अभी भी बताया था कोल्ड्रन और पेन का कोई रिलेशन नहीं है। ये कह रहा है जी कुछ पेन कोल्ड्रन है, तो ये गलत बोल रहा है। फिर कह रहा है कुछ वॉक कोल्ड्रन है, हाँ जी कुछ वॉक कोल्ड्रन हो सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे कोल्ड्रन क्या है वॉक, तो सारे के सारे वॉक तो कोल्ड्रन नहीं हो सकते, कुछ वॉक क्या है कोल्ड्रन। ये वाली बात बिल्कुल सही है, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन, हाँ जी अगले क्वेश्चन में कह रहा है 60 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। कितने व्यक्ति हैं? 60। मान लो जी ये एक छात्रों की आपके पास में पंक्ति दे रखी है, ये है दायां सिरा, सॉरी ये है पंक्ति का बायां सिरा और ये है पंक्ति का दायां सिरा, ठीक है। और टोटल व्यक्ति कितने हैं पंक्ति में? 60। ये कह रहा है मयंक दाएं छोर से 13वें स्थान पर है। अच्छा पंक्ति का दाईं छोर जो है ये वाला है, और दाएं से जब मैं देखता हूं तो मयंक का स्थान पंक्ति में कौन सा है? 13वां, यानी 13वें नंबर पे कौन है? मयंक। फिर कहता है जबकि किशन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, ये है बायां छोर, और अगर बाएं छोर से देखा जाए तो किशन का जो स्थान है वो कौन सा है? 18वां, यानी 18वें नंबर पर कौन है? किशन। और आपसे पूछा गया है मयंक और किशन के बीच कितने विद्यार्थी हैं, तो एक बात देखो भाई, यहाँ मयंक के पीछे कितने बंदे हैं? 12, और किशन के पीछे कितने बंदे हैं? 17। अगर मैं इन 12 विद्यार्थी और 17 विद्यार्थियों को इस पंक्ति से हटा दूं तो केवल इनके बीच के जो विद्यार्थी हैं वही बचेंगे क्या? तो आप एक काम बिल्कुल सिंपल सा कर सकते हो, आप 18 और 13 को जोड़ लो। 18 प्लस 13 कितना होता है? ये होता है 31। आप 60 में से 31 माइनस करो, कितना आएगा? यहाँ आएगा 29, यानी किशन और मयंक के बीच में जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? 29। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो भी 2, 8, 18,
32, 50 और क्वेश्चन मार्क। अच्छा, सबसे सिंपल काम, आप इनके बीच का गैप चेक करो। 2 और 8 के बीच का अंतर 6, 8 और 18 के बीच का अंतर 10, 18 और 32 के बीच का अंतर कितना हो गया 14, और 32 और 50 के बीच का अंतर कितना है 18। अब देखो गैप के अंदर भी एक बार गैप चेक कर लेते हैं ना। तो गैप के अंदर जब आप गैप चेक करोगे तो 6 और 10 का डिफरेंस होता है 4, 10 और 14 का जो डिफरेंस होता है वो होता है 4 का, 14 और 18 के बीच का जो अंतर है वो भी कितना है 4। तो 18 प्लस 4 यानी कि 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 4 18, तो 18 प्लस 4 कितना हुआ 22। यानी कि आप जब 50 में 22 जोड़ोगे तो कितना आएगा, आएगा जी 72, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित कोड भाषा में, ये है जी ब्लड रिलेशन का, और आजकल कुछ इस तरह की कोडेड ब्लड रिलेशन आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ दे रखा है प्लस ए प्लस बी का अर्थ, यानी इस प्लस का मतलब है बहन, एट द रेट का जो अर्थ है वो है भाई, माइनस का जो अर्थ है वो है पत्नी, और हैज का जो अर्थ है वो है पिता। तो यहाँ किन के बीच में कौन सा सिंबल दे रखा है उस हिसाब से आप ये वाले नाम लिखते जाओगे। ये कह रहा है ओ एट द रेट पी, यहाँ एट द रेट कहाँ दे रखा है, ये रहा। आप ए को मान लो ओ और बी को मान लो पी, क्योंकि पहले क्या है एट द रेट के पहले दे रखा है ओ और बाद में दे रखा है पी, तो यानी कि ओ एट द रेट पी का अर्थ है ओ पी का भाई है। अच्छा, पी का भाई कौन है, पी का भाई है ओ, यानी कि ओ एक पुरुष है, और पुरुष कैंडिडेट के लिए यूज करेंगे बॉक्स का, और महिला के लिए यूज करेंगे गोल सर्किल का। और अगर भाई बहन है तो सिंगल लाइन, हस्बैंड वाइफ है तो डबल लाइन इनके बीच में अपन लगाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे कह रहा है ओ जो है वो पी का भाई है, फिर अगले लाइन में कहता है पी प्लस टी, और यहाँ देखो जी पी प्लस टी का अर्थ है पी टी की बहन है, पी जो है वो किसकी बहन है टी की, यानी कि पी एक महिला है। फिर कहता है टी हैस जी, तो टी हैस जी का अर्थ है टी जी का पिता है। अच्छा, टी किसका पिता है, टी है जी का पिता, यानी कि ये एक पुरुष है। फिर कहता है जी माइनस वी, जी माइनस वी का अर्थ है जी वी की पत्नी है। अच्छा, जी किसकी पत्नी है, वी की पत्नी है, और वी की पत्नी मतलब फिर जी कौन है, एक महिला, और वी ओ कौन है, एक पुरुष। आपसे पूछा है तो ओ का वी से क्या संबंध है, यानी कि वी के ओ क्या लगता है वो हमें बताना है। तो पत्नी के पिता का भाई, पत्नी के पिता का भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर बी एफ के पी का संबंध एक्स ए जी के से है। तो यहाँ देखो भी बी एफ के पी और दे रखा है एक्स ए जी के, इनके बीच में कोई एक रिलेशन है, वही सेम रिलेशन यहाँ इनके बीच में भी होगा, डबल एल यू वी एच जी क्यू क्यू। अब यहाँ 2 बार एल दे रखा है, यहाँ 2 बार क्यू दे रखा है, तो कोई लॉजिक तो है, क्रॉस वाला ही लॉजिक लगेगा, चेक कर लेंगे, ठीक है। और आपसे पूछा है समान तर्क का अनुसरण करते हुए जेड डब्ल्यू आई जी का संबंध किससे होगा वो हमें बताना है, जेड डब्ल्यू आई जी। तो सबसे सिंपल काम होता है आप इनकी नंबरिंग कर लो, जैसे बी का नंबर 2, एफ 6, के 11, पी 16, एल 12 12, यू 21, वी 22, जेड का नंबर 26, डब्ल्यू का नंबर 23, आई 9, जी 7, यहाँ एक्स का नंबर क्या होता है 24, ए का नंबर 1, जी का नंबर 7, के का नंबर 11, हाँ जी, एच का नंबर 8, जी का नंबर 7, क्यू का नंबर 17 और क्यू का नंबर 17। अब आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है, एक बार देखो भी यहाँ लॉजिक क्या लग रहा है। हाँ जी, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है। अच्छा, यहाँ क्या दे रखा है 2 और यहाँ क्या दे रखा है 24। अगर मैं 2 से बैक चलूँ, 2 के बाद में क्या आता है 1, 1 के बाद में 26, 26 के बाद में 25 और 25 के बाद में क्या आता है 24। यानी कितने माइनस कर रहे हो 1 2 3 4। तो यहाँ 2 से 24 पर जाने के लिए कितने माइनस किए 4, फिर 6 से 1 पर जा रहे हो तो कितने माइनस कर रहे हो 5, 11 से 7 पर जाओगे तो कितने माइनस करोगे, तो 3 और 1 4। अच्छा, 16 से जब 11 पर जाते हैं तो फिर कितने माइनस करेंगे 5, यानी -4 -5 -4 और -5। तो 12 से जब आप 8 पर जाते हो तो -4, फिर 12 से आप 7 पर जाते हो तो -5, 21 से 17 कितने माइनस किए
4। 22 से 17 कितने माइनस कर रहे हो, तो 3 और 2 5, यानी -4 -5 -4 और -5। इन दोनों में जो है अभी तक सेम लॉजिक आपने अप्लाई किया है, वही बिल्कुल डिट्टो सेम लॉजिक आपको यहाँ लगाना है, यानी -4 -5 -4 और -5। तो जब 26 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा 22, 22 पे क्या आता है V। 23 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना आया 18, 18 पे आता है R। और 9 में से 4 गए तो 5, 5 पे क्या आता है 5 पे आता है E। और उसके बाद में 7 में से जब 5 माइनस करोगे तो 2, और 2 पे आता है B। VREB, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में वायरस बुक 2, यहाँ लिखा हुआ है वायरस, फिर लिखा हुआ है बुक, और उसके बाद लिखा हुआ है 2 को ZVJODB के रूप में, और बुक वेट देम, सॉरी THEME लिखा हुआ है जी, थीम लिखा हुआ है ना, को XHIMJO लिखा जाता है। तो उसी भाषा में बुक को किस प्रकार कूटबद्ध किया गया। अब देखो भी आपको चेक करना है पहले और दूसरे में कोई वर्ड कॉमन है, कोई भी वर्ड कॉमन हो तो हम यहाँ एक कोड जरूर कॉमन हमें मिलेगा। यहाँ दे रखा है वायरस बुक 2, यहाँ लिखा हुआ है बुक वेट देम, तो कॉमन क्या मिला बुक कॉमन मिल गया। यहाँ भी बुक दे रखा है और यहाँ भी बुक हमें दे रखा है, तो फिर एक कोड जरूर कॉमन होगा, वो है JO। अब ये सेम स्थान पे तो नहीं है, जैसे यहाँ पर तो सेम स्थान पे है JO, लेकिन यहाँ पर सेम स्थान पे नहीं है, आगे पीछे है, तो ये आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको केवल इन दोनों में कुछ कॉमन है वो ढूंढना है। तो कॉमन था बुक, तो यहाँ कॉमन क्या है JO, तो बुक का जो कोड होगा वो क्या होगा JO, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नीचे आपको एक संख्या श्रृंखला दी गई है और उसमें गिनती केवल बाएं से दाएं, यानी कि आपको यहां से इस तरफ बढ़ना है गिनती करते हुए। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या, यानी सारी सिंगल डिजिट संख्याएं दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये कह रहा है ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। अच्छा, अभाज्य क्या होती है, 2 3 5 7, ये होती है सिंगल डिजिट अभाज्य संख्या, है ना, कि ठीक बाद एक सम संख्या आती हो। सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10, तो फिर डबल डिजिट हो जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या है और उनके बाद में क्या आती है सम संख्याएं। सम क्या होता है 2 4 6 8, 2 अभाज्य भी होता है और 2 सम भी होता है, लेकिन 2 एक सम अभाज्य संख्या है। वो हम पहली सम अभाज्य संख्या केवल कौन सी है 2। तो अभाज्य संख्या के बाद में क्या आना चाहिए सम आना चाहिए। 4 अभाज्य नहीं है, 2 अभाज्य है, लेकिन इसके बाद में क्या चाहिए सम। अच्छा, 7 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद में क्या चाहिए सम। 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 5 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद में क्या आना चाहिए सम, जो कि हमें दे रखा है। तो ये पहला पेयर। 7 के बाद में एक सम अंक आना चाहिए, 2 जो है वो अभाज्य भी है और 2 क्या है सम, तो यानी कि 7 के बाद में एक सम अंक हमें दे रखा है। 6 अभाज्य नंबर नहीं है, 8 भी नहीं है, 3 अभाज्य नंबर है और 3 के बाद में एक सम अंक हमें दे रखा है। तो कितने पेयर बने 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देव अपनी कक्षा में ऊपर से 10वें स्थान पर और नीचे से 31वें स्थान पर है। मान लो जी ये आपको एक क्लास दे रखी है, इस क्लास में अगर मैं टॉप यानी ऊपर से देखूं तो ऊपर से जो देव का स्थान है वो कौन सा है 10वां, यानी यहाँ पर 10वें नंबर पर कौन है देव। और अगर मैं नीचे से जब चेक करता हूं तो नीचे से जो देव का स्थान है वो कौन सा है, वो है 31वां। अब व्यक्ति तो एक ही है देव, आप जब ऊपर से देखते हो तो उसका स्थान क्या होगा, यानी उसकी पोजीशन कौन सी होगी 10वीं। जब आप नीचे से देखोगे तो उसकी पोजीशन कौन सी होगी 31वीं। तो एक ही व्यक्ति है जिसका स्थान आपको दोनों साइड से दे रखा है, यानी दाएं से भी दे रखा है और बाएं से, यानी ऊपर से भी दे रखा है और नीचे से। जब एक व्यक्ति की पोजीशन आपको दोनों साइड से दे रखी हो तो आप इन दोनों का टोटल करके 1 माइनस करोगे। यहाँ 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि मैंने देव को इन 31 में भी काउंट कर लिया और इन 10 में भी काउंट कर लिया, तो यानी 31 + 10 कितना हुआ 41। अब इसमें से 1 माइनस करोगे तो क्लास में जो टोटल विद्यार्थी है उनकी संख्या आएगी। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, वो है 40, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। हाँ जी, ये क्वेश्चन है और इसमें पूछा है त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। देखो भाई, इसका बेसिक डायग्राम होता है ये वाला,
अब आपसे पूछा जाए यहाँ कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे तो कोई त्रिभुज नहीं है। अगर मैं बीच में एक लाइन लगा दूं तो अब मेरे को आप त्रिभुज बता सकते हो कितने हैं? एक और एक दो। अगर मैं एक लाइन और लगा दूं तो अब कितने त्रिभुज होंगे वो बताओ। जैसे एक छोटा त्रिभुज, दो छोटा त्रिभुज, तीन, चार। चार तो है छोटे छोटे त्रिभुज। उसके बाद में देखो एक ये बड़े वाला त्रिभुज, फिर एक ये बड़े वाला त्रिभुज दो, फिर एक ये बड़े वाला त्रिभुज तीन, और फिर एक ये बड़े वाला त्रिभुज चार। तो इसको करने का सिंपल तरीका क्या है? अच्छा, चार छोटे त्रिभुज प्लस चार बड़े त्रिभुज यानी कि आठ। सिंपल तरीका है, ऐसी आकृतियां आपको दिखे तो आपको केवल गिनती लिखनी है, एक दो तीन चार। कहाँ तक गिनती गई छोटे छोटे त्रिभुज में? चार तक। और चार का डबल क्या होता है? आठ। बस यही काम करना है। जैसे कि यहाँ अगर डायग्राम कुछ इस प्रकार दे रखा हो और पूछा जाए कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या बताओ, तो आपने क्या काम करना है? आपने सिंपल काम करना है, एक दो तीन चार पाँच छः, और छः का डबल 12। अगर मान लो इस तरीके से आपसे डायग्राम पूछा जाए कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, तो यहाँ पे भी आपको क्या काम करना है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और आठ का डबल कितना होगा? 16। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 16। चलिए सेम काम हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ अभी जो बेसिक डायग्राम दे रखा था ये वाला, बिल्कुल यही काम हम यहाँ अप्लाई करेंगे। एक दो तीन चार, तो चार का डबल कितना हुआ? 8। यानी इस डायग्राम में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? 8। अब केवल इसको चेक करो, केवल इतने डब्बे को, एक दो तीन चार, चार का डबल 8। सेम काम यहाँ, एक दो तीन चार, चार का डबल 8। तो छोटे छोटे त्रिभुज और ये बड़े वाले त्रिभुज मिलाने पे हमारे पास कितने डायग्राम बने? टोटल 24। यानी टोटल 24 त्रिभुज अभी हमने काउंट कर लिए। अब देखो सिंगल सिंगल को आपने काउंट किया है अभी तक। अगर मैं पहले और दूसरे इन दोनों को मिला दूं तो क्या इन दोनों को मिलाने से कोई त्रिभुज बन रहा है? जी बिल्कुल, ये बड़े वाला त्रिभुज बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक सेम इसके विपरीत उल्टा ये बड़े वाला त्रिभुज आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इन दोनों डब्बों को मिलाऊं तो फिर एक बड़ा त्रिभुज ये और एक बड़ा त्रिभुज ये, यानी चार हमारे पास क्या है? बड़े त्रिभुज। तो 24 और 4 कितना हुआ? 28, जो कि हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हाँ जी फटाफट इस क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लीजिए। यहां पर कह रहा है 7 व्यक्ति बी सी डी आई जे के और एल एक गोल मेज के पारित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यानी 7 व्यक्ति हैं और उन सबका फेस कहाँ पे है? केंद्र की ओर। आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी व्यक्तियों की संख्या 5 से या 6 से अधिक हो तो आप दो डायग्राम बना लिया करो। दो से क्या होगा हमारा, अगर एक डायग्राम गलत होगा तो दूसरा डायग्राम क्या होगा? सही। एक दो तीन चार पाँच छः और 7, सबका फेस कहाँ है? सेंटर यानी केंद्र की ओर। तो सबका फेस कहाँ होगा? केंद्र की ओर। जैसे कि ये व्यक्ति है, इसका फेस कहाँ है? केंद्र की ओर। तो इसका दायां तो होगा इस साइड में और बायां इस तरफ। ये व्यक्ति है, इसका फेस कहाँ है? केंद्र की ओर। तो इसका दायां इस तरफ और बायां इस तरफ। यानी सेम काम आपको यहाँ इधर वाले डायग्राम में करना है। अब पहली लाइन में क्या कह रखा है वो पढ़ो। ये कह रहा है आई जे के दाईं और चौथे स्थान पर है। अब उससे पहले एक बात, अगर आई और जे का नाम आपको बाद में क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा तो आप आई और जे के अलावा जो नाम ज्यादा बार दिखाई दे रहा है उससे क्वेश्चन स्टार्ट करो। जैसे कि यहाँ दे रखा है आई और जे केवल एक ही जगह दिया गया था, तो मैं आई और जे को एक बार स्किप करता हूँ क्योंकि आई और जे का नाम कहीं भी उसके अलावा नहीं है। फिर उसके बाद हमारी पॉसिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा बन जाएगी। उससे अच्छा जो व्यक्तियों के नाम ज्यादा दे रखे हैं उनको पहले क्वेश्चन में लाओ। ये कह रहा है बी के बाईं ओर गिने जाने पर, यानी कि बी यहाँ बैठा है और बी का जो बायां साइड है ये वाली साइड है ना, बी के बाएं, बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी ये रहा, इसके बाईं तरफ 1 2, कितने व्यक्ति बैठे हैं? बी और सी के बीच में 2। ये लो। फिर कह रहा है जी डी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। अभी डी और के यहाँ पे मिसिंग है। अगले लाइन में कहता है के और सी का निकटतम पड़ोसी एल है। अच्छा सी ये रहा, अब सी और के इनका निकटतम पड़ोसी कौन है? एल। तो सी ये रहा और के ये रहा, इनका निकटतम पड़ोसी कौन है? एल। यानी सी का भी पड़ोसी निकटतम एल है और के का निकटतम पड़ोसी भी एल है। तो अब मैं इनको यहां भी तो बना सकता हूं, सी यहां के इधर बैठा हो तो यहां कौन आएगा? एल। अभी भी सी और के का निकटतम पड़ोसी कौन है? एल। अब पीछे वाली लाइन देखो, डी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ये रहा के बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा है? डी। ये रहा के बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है? डी। अब जो लाइन स्टार्टिंग में हमने छोड़ी थी वो लाइन ये है आई जे के दाईं और चौथे स्थान पर है। अच्छा आई और जे के लिए 2 डब्बे हमें साथ में खाली चाहिए। अच्छा 2 डब्बे ही हमें खाली चाहिए ना। अगर मैं आई को यहाँ बिठाता हूँ तो आई
जो है वो जे के दाएं चौथे स्थान पर होगा क्या? अगर मैं जे को यहाँ बिठाऊं तो जे के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आई नहीं आ सकता। अब अगर जे को यहाँ बिठाओगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आई नहीं आ सकता, यानी कि ये डायग्राम हमारा क्या हो गया? गलत। अगर मैं जे को यहाँ बिठाऊं तो जे के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये हमारा डायग्राम क्या होगा? सही। आपसे पूछा है एल के बाईं ओर गिने जाने पर आई और एल के बीच में कितने हैं? तो पहले तो देखो एल ये रहा, एल के बाईं ओर गिने जाने पर यानी कि इस तरफ गिने जाने पर आई और एल के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की क्लास सबको अच्छी लगी होंगी और सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे भी हैं। अगला क्वेश्चन, एक बार आपके पास में 20 सेकंड का टाइम है, आप इस क्वेश्चन को फटाफट रीड कीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन में आपको कथन दे रखा है। कथन कह रहा है सभी कार इमारत है, यानी सारी की सारी जो कार है वो किसके अंदर आएगी? वो आएगी इमारत के अंदर। फिर कहता है सभी इमारत कागज है, यानी सारी की सारी जो इमारत है वो किसके अंदर आएगी? वो आएगी कागज के अंदर। अब निष्कर्ष पहला क्या कहता है? कुछ इमारत कार है। हाँ जी, बाहर से जब अंदर की तरफ जाओगे तो कुछ वर्ड क्या होता है? सही, यानी कुछ इमारत क्या है? कार है, बिल्कुल। सभी कार कागज है, जब आप अंदर से बाहर जाओगे तो सभी वर्ड क्या होता है? सही। क्या सभी कार कागज हैं? बिल्कुल सही बात है, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि दोनों फॉलो करते हैं। तो बोथ आर ट्रू, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ देखो जी, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक सिंगल स्टिक आपको तिल्ली आपको दिखाई दे रही है। अगले डायग्राम में ये तिल्लियां कितनी होगी? 2, 1 और 1 2। ये तो पहले से ही थी, इसके आगे एक और जोड़ दी गई। फिर ये 2 तो पहले ही थी, उसके आगे एक और जोड़ दी गई। अब ये 3 पहले ही से हमारे पास थी यहाँ तक, इसके आगे एक और जोड़ दी। और अगले डायग्राम फिर क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक तिल्ली और जोड़ेंगे। तो ऐसा कोई डायग्राम है जिसमें कुछ इस तरीके से दिया गया हो? 2 3 4 और 5। हाँ जी, कितनी तिलियां हैं? 5। तो ऐसा कोई डायग्राम है? तो ऐसा डायग्राम हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी में। ये हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है यदि प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ क्या है? माइनस। माइनस का अर्थ क्या है? गुणा। गुणा का अर्थ क्या है? भाग। और भाग का अर्थ क्या है? प्लस। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अच्छा, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन है, लेकिन इस बार जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए थे या फिर जो ईडीक्यूटी ने आपके एग्जाम करवाए थे, उनमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन आए थे वो कुछ इस तरीके के थे। a@b बराबर a² प्लस b² प्लस ab इंटू 4, इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे थे। और फिर दे रखा था 5@7, है ना। तो इनकी मैंने एक कंप्लीट वीडियो, यानी कि लगभग 10 या 15 क्वेश्चन जो आपके थे मेरे पास थे, उनकी मैंने एक वीडियो आपको बना के यहाँ डाली हुई है चैनल पे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि रीजनिंग की एक खास बात है, जैसे 2024 के अंदर जो पैटर्न फॉलो किया था सभी एग्जाम में सेम पैटर्न था, केवल एक बैंकिंग को छोड़ के। और 2025 में जो पैटर्न फॉलो किया था एग्जाम में सेम। 2026 में जो क्वेश्चन आए हैं उनमें नया क्वेश्चन ये इंक्लूड किया गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। और उम्मीद है आने वाले एग्जाम के अंदर जैसे रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी जीडी या फिर आपके अलग स्टेट लेवल के एग्जाम होंगे, या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, या फिर यूपीएससी, बहुत सारे एग्जाम जो होंगे पूरे साल में, उनमें इन क्वेश्चनों को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इनकी आप एक क्लास जरूर लगाएं, जो मैंने प्ले लिस्ट में डाल रखी है यहाँ वीडियोज के अंदर पड़ी है। तो ये नए मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल काम करना है, आप लिख लो 77, एक बार निशान माइनस भाग प्लस गुणा को साइड रखो, 5 49 21 7 बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब इसने कहा है प्लस का अर्थ क्या है? माइनस, यानी यहाँ जो प्लस दे रखा है उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ होगा माइनस। माइनस का अर्थ क्या होगा? गुणा। जहां हमें माइनस दे रखा है वहां हमने क्या लगा दिया? गुणा। और गुणा का अर्थ क्या है? भाग, यानी इस गुणा का अर्थ क्या होगा? भाग। और भाग का अर्थ क्या होगा? प्लस। लो भाई इसको सोल्व करो, 7 या 21 और 77 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा? 7 5 35 और 35 कितना हुआ? 3 8 और 5
385। 385 प्लस 49 माइनस 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा 49 में से आप 3 घटाते हो तो कितना है 46, यानी 385 में आप 46 प्लस कर दो, 6 और 5 11, 8 और 4 12 और 1 13, 3 और 1 4, 431 हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। और आप ये वाली वीडियो जरूर देखना जी, मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो नए क्वेश्चन है एडीक्यूटी के पैटर्न के ऊपर आधारित, उनकी एक कंप्लीट वीडियो मैंने डाली है और लगभग 15 क्वेश्चन मेरे को मिले थे तो वो सारे के सारे मैंने यहाँ डाल दिए। अगला क्वेश्चन है संख्या। आपको एक संख्या दे रखी है पूरी अलग अलग संख्या, मतलब ये संख्याओं में अलग अलग अंक दे रखे हैं 1 3 6 4 5 9 2 8 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम, देखो भाई 2 क्रम होते हैं, एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर, यानी आप छोटे से बड़े की तरफ क्या कर रहे हो बढ़ रहे हो इस तरीके से, और अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की तरफ, यानी माइनस होता जी, पहले जैसे 10 था फिर 9 8 7 इस तरीके से छोटा होता जाएगा। और जो आरोही क्रम होता है वो होता है 1 2 3 4 बढ़ रहा क्रम जो होता है वो होता है आरोही क्रम। तो अवरोही क्रम, ये कह रहा है अवरोही क्रम, यानी इन अंकों को आपको अवरोही क्रम में लगाना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है यहाँ पे 9, 9 के बाद में 8, 8 के बाद में 7 नहीं है, फिर 6 5 4 3 2 1, ये लो जी व्यवस्थित किया जाता है, यहाँ पे आपने इनको व्यवस्थित कर लिया। फिर कह रहा है मूल संख्या की तुलना में, यानी ये जो मूल संख्याएं थी इनकी तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित मतलब जो पहले जिस स्थान पे था उससे सेम स्थान पे होना चाहिए। तो क्या 1 है? नहीं। क्या 3 अपने सेम स्थान पे है? नहीं। 6 है? बिल्कुल, यानी इसने अपरिवर्तित, यानी इसने अपना स्थान चेंज नहीं किया। क्या 4 है? नहीं। 5 नहीं। 9 भी नहीं है। 2 है। 8 नहीं है। तो यानी केवल 2 ही अंक है जो अपरिवर्तित है, बाद बाकी सारे के सारे परिवर्तित यानी कि चेंज हो गए। अगला क्वेश्चन, हाँ जी सॉरी 1 सेकंड, 24 के बाद में कौन सा था 25। हाँ जी फटाफट, आपके पास में 1 मिनट का टाइम है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। हाँ जी आप सबने रीड कर लिया होगा क्वेश्चन को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, यहाँ दे रखा है ए बी सी आर एस टी और यू एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आजकल एग्जाम के अंदर कम से कम 3-4 क्वेश्चन जो है आपके सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक से आते हैं, तो आप इस टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। हाँ लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान आते हैं, है ना। आप पहली बार में डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ये कह रहा है जी ए बी सी आर एस टी यू एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। अब व्यक्ति कितने हैं 7, 3 3 6 और 1 7। तो जब 7 क्वेश्चन की बात 7 व्यक्तियों की बात कर रहा है तो मैंने आपसे कहा था कि आप पहली बार में आंसर निकालना चाहते हो तो आप 2 गोले बना लो, ताकि अगर एक गोला आपका गलत हो तो दूसरे गोले से आपका राइट आंसर आए। हाँ जी कितने बंदे बिठाने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, यानी सबका फेस जो है वो कहाँ होगा केंद्र बिंदु की ओर। जिससे क्या फर्क पड़ेगा दाएं बाएं का, इस व्यक्ति का जो दायां होगा वो इस साइड, इसका ही नहीं सभी का दायां इस साइड ही होगा, और बायां जो होगा सबका इस तरफ होगा। यहाँ भी सेम काम, सबका दायां बायां सेम रहेगा और सबके फेस कहाँ पे है केंद्र की ओर। अब पहली लाइन में कहता है सी, अब यहाँ सी बहुत जगह दे रखा है तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। सी आर के ठीक दाईं और पड़ोस में है। अच्छा आर के ठीक दाएं मतलब इस साइड में कौन है सी, यहाँ भी आर के ठीक दाएं कौन बैठेगा सी। फिर कहता है सी के बाईं ओर गिने जाने पर सी और टी के बीच में कितने हैं 3, बायां मतलब इस तरफ, सी और टी के बीच में 1 2 3 व्यक्ति हमको बिठाने हैं। यहाँ भी देखो 1 2 3 व्यक्ति हमें बिठाने हैं। फिर कहता है आर के बाईं ओर गिने जाने पर आर और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। अच्छा आर और बी के बीच में कितने हैं 3, और आर के बाएं गिने जाने पर देखो ये बैठा आर, आर के बाएं पहला दूसरा तीसरा कितने व्यक्ति हैं आर और बी के बीच में 3, तो 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ कौन आएगा बी, 1 2 3 का गैप देके यहाँ कौन आएगा बी। फिर कहता है एस ए के ठीक दाईं और पड़ोस में है। अच्छा एस जो है वो ए के ठीक दाएं, यानी ए के ठीक दाएं कौन बैठेगा एस बैठेगा, दोनों व्यक्ति जहां भी आएंगे साथ में आएंगे, यानी 2 डब्बे हमें एक साथ खाली चाहिए। ये लो भी ए ये बैठा, और ए के ठीक दाएं बगल में कौन है एस,
यहाँ पर भी ए के ठीक दाएं बगल में कौन है, एस। अब केवल एक व्यक्ति रह गया, कौन सा रह गया, ए बी सी आर एस टी यू, ए बी सी आर एस टी यू रह गया, तो यू के लिए जगह यही खाली बचती है। और ये दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम है जी, चाहे इससे आंसर निकालो चाहे इससे आंसर निकालो, दोनों सेम है। पूछा है ए के दाईं ओर गिने जाने पर, ये रहा ए और ये वाली जो साइड है वो कौन सी है, दाईं साइड। तो आर और ए के बीच में कितने व्यक्ति है, आर ये रहा, ए ये रहा, इनके बीच में कितने व्यक्ति है, इनके बीच में है एक, कौन है, एस, यानी कि एक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी डायरेक्शन वाला। डायरेक्शन और डिस्टेंस यहाँ आपको दे रखी है। ये कह रहा है करीना बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करती है और पूर्व की ओर 16 मीटर चलती है। मान लो जी ये क्या है, बिंदु ए, यहाँ से चलना शुरू किया करीना ने और पूर्व की ओर कितना चली, 16 किलोमीटर इस तरफ, यानी कि पूर्व की ओर कितना चली, 16 किलोमीटर। और फिर वह दाएं मुड़ती है, दाएं मतलब वो नीचे की तरफ मुड़ेगी और कितना ड्राइव करेगी गाड़ी को, 7 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ेगी और 7 किलोमीटर ड्राइव करेगी। लो भाई फिर से जब आप उसको दाएं मोड़ोगे तो वो इस तरफ मुड़ेगी और कितना चलेगी, 7। उसके बाद में अगली लाइन में क्या कहा गया है, हाँ जी, उसके बाद में अगली लाइन में आपसे कहा गया है कि वह 7 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है। यानी कि अब यहां से जो है वह कहाँ मुड़ेगी, बाएं, और कितना ड्राइव करेगी, 8 किलोमीटर। तो यहाँ से बाएं मोड़ोगे मतलब नीचे की तरफ, और कितना ड्राइव करवाओगे, 8 किलोमीटर। अंत में वह दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब यहाँ से उसको जब आप दाएं मुड़ाओगे तो कितना चलाना है, 9, यानी कि कुछ इस तरफ चलेगी। अच्छा 9 चलना है। आप एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस थी पूरी वो कितनी थी, 16, और ये कितनी है, 7। तो ये इतना टुकड़ा जो रह गया वो कितने का है, 9 का। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आप उसको चला दो, यानी ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल सामने। फिर कहता है और बिंदु P पर रुक जाती है, यानी कि ये जो बिंदु है ये कौन सा है, बिंदु P। पूछा है बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। यानी बिंदु P से बिंदु A पर अगर वो जाना चाहती है तो उसे ये जो डिस्टेंस है कितनी डिस्टेंस तय करनी होगी और किस दिशा में जाना होगा। तो ये दिशा तो हो गई उत्तर, और जो दूरी है वो कितनी है, वो है जी देखो ये वाली 8 और ये वाली 7, यानी कि टोटल कितना हुआ, 15। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 15, यानी उत्तर की ओर 15 किलोमीटर हमारा क्या होगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक कागज को नीचे दर्शाए अनुसार मोड़ कर काटा जाता है तो खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। लो भाई 1 और 2 तरीके से आपने इसको फोल्ड किया। अच्छा अगर मैं इसको खोलता हूँ केवल इतना, तो क्या ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल। फिर आप इसको इतना और खोल दोगे, पूरा का पूरा ही खोल दोगे उसके बाद में, तो ऐसा ही सेम डायग्राम यहाँ बन जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, दो ये गोल सर्किल और फिर ये सेम डायग्राम डिट्टो यहाँ बनेगा। तो ऐसा ही डायग्राम ये बनेगा जी। आप इसको मिरर इमेज या वाटर इमेज की तरह भी सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो ऐसा डायग्राम हमें कहाँ दे रखा है, ये देखो जी, बिल्कुल सही तरीके से हमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। बी में तो सारा कुछ गायब भी कर रखा है, इसमें उल्टा पुल्टा कर रखा है तो ये भी गलत, और यहाँ पर भी उल्टे फुल्टे कर रखे हैं तो ये भी क्या हो गया, गलत। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित त्रिक यानी 3 पेड़ आपको दे रखे हैं। अच्छा इसमें जो भी लॉजिक आपने फॉलो किया ना, सेम लॉजिक यहाँ लगेगा और वही सेम लॉजिक आपको ऑप्शन में देखना है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। यहाँ लिखा हुआ है ECHO और CHEO, क्योंकि इसमें सारे अल्फ़ाबेट सेम ही है। फिर देखा है OHCE। तो देखो भी पहले E जो पहले स्थान पे था कहाँ चला गया, तीसरे स्थान पर। फिर कहाँ चला गया, चौथे स्थान पर। यहाँ भी जो पहला अक्षर था U वो कहाँ चला गया, तीसरे स्थान पर, और फिर चला गया चौथे स्थान पर। ऐसा कोई ऑप्शन देख लो। P जो था वो कहाँ जाना चाहिए था, तीसरे स्थान पर, लेकिन यहाँ तो पहले स्थान पर ही पड़ा है तो ये क्या हो गया, गलत। W जो पहले स्थान पर था क्या तीसरे में है, बिल्कुल है। फिर चौथे में है, बिल्कुल है। J जो पहले स्थान पे था क्या तीसरे पे है, हाँ जी बिल्कुल है। फिर चौथे पे है। N जो पहले पे स्थान पे था वो तीसरे पे है क्या, नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया, गलत। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर दूसरे को। C जो दूसरे पे था कहाँ चला गया, पहले पर, और अगले में कहाँ चला गया, तीसरे पर। यानी कि यहाँ से गया 1 और यहाँ से गया 3। तो हम यहाँ जो दूसरा अक्षर दे रखा था ए, क्या वो पहले पे जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। और फिर अगले में तीसरे पर जा रहा है, हाँ जी बिल्कुल जा रहा है। ओ क्या पहले पर आया, बिल्कुल। क्या तीसरे पर आया, नहीं। तो यानी कि ये क्या हो गया, गलत। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। ये फटाफट आप इसको इस तरीके से सोल्व कर लिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है भाई, उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित है। तो यहाँ करना क्या नहीं है,
यहाँ पे आपको दे रखा है नोट, उसमें देखो जी क्या नहीं करना, ये कह रहा है संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, यानी इनको तोड़ना नहीं है, जैसे 5 अलग कर दिया, 4 अलग कर दिया, इस तरीके से। उदाहरण के लिए 13 को आप 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा आदि केवल 13 पर की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना या फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। यानी कि आप 24 में 2 और 4 को अलग अलग करके आंसर नहीं निकालोगे। तो 45, 114, 8 दे रखा है, यहाँ दे रखा है 45, यहाँ दे रखा है 114 और यहाँ दे रखा है 8। अब ये बड़ा नंबर जो है 114 वो कैसे आया? तो 45 को 8 से गुणा करोगे कितना आता है? 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, यानी कि 360। लेकिन 360 का हाफ करोगे तो 45 नहीं आता। इसमें कोई और लॉजिक अपन ट्राई करके देख लेते हैं। 8 की स्क्वायर क्या होती है? 8 की स्क्वायर होती है 64। 64 में 45 जोड़ के देखोगे तो क्या आंसर आएगा? 4 और 5 9, 6 और 4 10, 109। लेकिन फिर यहाँ 20 की स्क्वायर करोगे तो 400 होगी और अपने को चाहिए 108। अच्छा 45 में 8 को जोड़ के देख लेते हैं। तो 8 और 5 13, 4 और 1 5 53। इसका डबल करो तो 106, और 106 में ये वाला 8 वापस जोड़ दो। 106 प्लस 8 कितना हुआ? 114। यानी क्या लॉजिक लगाया यहाँ पे? लॉजिक लगाया था जी 45, 114 और 8 हमें दे रखा था। तो यहाँ किया जी 45 प्लस 8 कितना हुआ? 53। 53 का 2 गुना 106, उसमें फिर यही छोटे वाला नंबर हमने जोड़ दिया 8, कितना आ गया? 114। सेम लॉजिक यहाँ फॉलो करेंगे। 24, 108, 20। तो आप 24 प्लस 20, 24 को जब 20 में जोड़ोगे कितना आया? 44, और 44 का 2 गुना कितना होता है? 88। 88 में जब आप 20 को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 108। यानी कि दोनों में जो लॉजिक लगाया है वो क्या है? सेम। ऐसा ही लॉजिक हमें इन ऑप्शनों में से किसी में देखना है। तो 32 और 18 कितने होते हैं? 30, 40 और 50। 50 का 2 गुना 100। 100 में जब आप 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 118। लेकिन यहाँ तो दे रखा है 114, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? गलत। 16 में जब आप 7 को जोड़ते हो तो कितना आएगा? 23, और 23 का 2 गुना 46। 46 में फिर 7 जोड़ोगे ये वाला तो कितना आएगा? तो ये हो गया 53, लेकिन वहां दे रखा है 49। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया? गलत। अगला ऑप्शन 8 प्लस 7 कितना होता है? 15, और 15 का 2 गुना क्या होता है? 30। 30 में जब आप 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 37। यानी कि ये जो है हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगला क्वेश्चन दे रखा है ई का अर्थ प्लस है, एफ का अर्थ माइनस है, जी का अर्थ क्या है? गुणा, और एच का अर्थ क्या है? भाग। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अच्छा इससे पहले वाला 29 नंबर हमने सोल्व कर लिया। हाँ जी कर लिया। तो 60, एफ, एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब है माइनस 12। एच का अर्थ है भाग 3। ई का अर्थ क्या है? ई का अर्थ है प्लस 8, और जी का अर्थ है गुणा 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा 12 में 3 का भाग दिया तो कितना आया? 4, और 8 को 2 से गुणा किया कितना आया? 16। बीच में निशान क्या लगा दिया? प्लस, और यहाँ क्या लगा दिया? माइनस। 60 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा? 56। 56 में जब आप 16 प्लस करोगे कितना आएगा? 72। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। हाँ जी। अच्छा ये पूरे 30 क्वेश्चन आपके हमने कंप्लीट किए हैं, और ये बिल्कुल सेम पेपर आपका पिछले साल का है, आरआरबी ग्रुप डी का। अब ये पेपर आरआरबी ग्रुप डी का है, लेकिन ये सेम इसी तरह का पैटर्न आपके एसएससी जीडी का होता है, और लगभग एग्जाम के अंदर सेम ही पैटर्न रहता है। क्वेश्चनों का लेवल हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता है, इससे कोई भारी भरकम चेंज नहीं आते। बस एक एग्जाम केवल बैंकिंग का, उसके अंदर जो पैटर्न होते हैं क्वेश्चनों के वो चेंज होते हैं। वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, या फिर जो क्वेश्चनों के लेवल होंगे वो थोड़े से अलग होंगे। लेकिन बाद बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे आपके स्टेट लेवल के एग्जाम, ठीक है, उसके अलावा दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस, ये सब यूपी पुलिस, और उसके अलावा जो पटवारी वगैरह के एग्जाम हो गए, या फिर कोई भी एलडीसी एग्जाम हो गया जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है ना, उनका रीजनिंग का लेवल लगभग क्या होता है? सेम। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, आरपीएससी के जितने भी होते हैं, या फिर ये अपने यूपीएससी के एग्जाम के अंदर, सब में रीजनिंग का लेवल बहुत नॉर्मल आता है भाई। आपको केवल इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए ईमानदारी के साथ में। ठीक है जी, धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।